नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबर कुशीनगर से लेते हैं क्योंकि कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। विपक्ष पर सीएम योगी ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 2022 के चुनाव में 2 सीटें भी नसीब नहीं होंगी। सपा बसपा ने भी सरकारें बनाई हैं लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुशीनगर और संत कबीर नगर आज पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और कुशीनगर में उन्होंने क्या कहा देखिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। सपा और बसपा ने भी यूपी में सरकारें बनाई हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया। और यह कार्य आज जिस प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, सरकार मोदी जी के इस बोध वाक्य के साथ चल रही है। डोल और दुर्गा पूजा के लिए तमाम आप लोगों को परेशानी होती थी। आज कोई परेशानी कर पाएगा क्या? आज कोई परेशान करके देखे तो क्या होगा फिर? पहले छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे। और भाइयों बहनों, दंगाइयों को हमने 2 टूक कहा, दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों तक पूरी खानदान बिक जाएगी, भरपाई नहीं कर पाओगे। चुपचाप घर में बैठो, सब्जी बेचने का काम करो। और आज आप देख रहे होंगे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। 4.5 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। और नहीं तो कोई पर्व और त्योहार आता था, ये दंगाई सड़क पे निकल करके तोड़ फोड़ करते थे, बहन बेटियों को छेड़ते थे। आज तो महिला आरक्षी जहां पर कोई सोहदा मिलता वहीं पर उसकी धुनाई तुड़ाई और दांत छूता सब चलते हैं। वहीं कुशीनगर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। गारमेंट आपके घर घर में बनता हुआ दिखाई देगा और एक समय आप बांग्लादेश और वियतनाम को फेल करके खल्लाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आसपास के जनपदों की बहन और बेटियां अपने अपने घरों में रेडीमेड गारमेंट बनाएगी, मार्केट को देगी और मार्केट उसे न केवल यहाँ के बाजार की आपूर्ति के लिए बल्कि दुनिया के बाजार में पहुंचाने का कार्य भी करेगी। श्रम सस्ता है, यहां पर इसका उपयोग हम आगे बढ़ा करके उन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर पर्याप्त जल संसाधन है। पर्याप्त जल संसाधन का मतलब हम खेती बाड़ी को भी अच्छा कर सकते हैं, कृषि अच्छी हो सकती है, बागवानी अच्छी हो सकती है, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का कार्य यहां पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है, मत्स्य उत्पादन का कार्य अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। इस दिशा में भी स्वयंसेवी समूह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और राज्य सरकार उन्हें रिवॉल्विंग फंड दे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अभी पिछले 1 महीने के अंदर काफी बरसात हुई और इस बरसात के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 15-17 जनपदों में भीषण बाढ़ की भी समस्या पैदा हुई थी। मैं वर्चुअली जिला प्रशासन से रिपोर्ट ले रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग रिपोर्ट ले रहे थे। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादा प्रभावित जनपदों में दौरा भी किया था। हर बाढ़ पीड़ित के साथ सरकार की संवेदना है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं अपने मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से मैं यही आग्रह करूंगा, हर बाढ़ पीड़ित को शासन की सुविधा का, राहत का राशन किट उन्हें उपलब्ध अवश्य हो जाए, ये सुनिश्चित करने का कार्य कर लें जिससे कोई भी बाढ़ पीड़ित अपने को विकसित महसूस न करे। अब बात अयोध्या की करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। कल अयोध्या पहुंच रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन का कार्यक्रम है दोनों का। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय होना है,
फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतिहास बनना। वाकई में ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसे कई दशकों तक शायद ही कोई पार्टी तोड़ पाई हो। दिल्ली में विजय रथ पर सवार आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी दस्तक दे रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने जिम्मेदारी संभाली है। वैसे तो नोएडा और आगरा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा हो चुकी है, लेकिन 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा क्यों खास है, यह भी समझने की बात है। अयोध्या से आपकी स्पेशल प्लानिंग। 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा की तैयारी। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बड़ी जिम्मेदारी। आपकी भी हुंकार, यूपी चुनाव में यलगार। लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या सभी पार्टियों के लिए केंद्र बन चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अयोध्या से 22 की मुहिम शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है। नोएडा और आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने के बाद अब आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में सियासी ताकत दिखाएगी और इस पूरी यात्रा को राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगुवाई करेंगे। अयोध्या में आपकी तिरंगा यात्रा, 10,000 से अधिक भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य। गुलाब बाड़ी के मैदान से गांधी पार्क तक जाएगी यात्रा। मनीष सिसोदिया सांसद संजय सिंह रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। दरअसल पूरे एक साल आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी अपनी तिरंगा यात्रा से आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी संदेश देगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा में पार्टी जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि गरीब आदमी की झोपड़ी में 24 घंटे उजाला होना चाहिए, उनको 300 यूनिट फ्री में बिजली, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधा भी मिले। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान भी मिलना चाहिए। हालांकि अयोध्या में 23 सितंबर तक धारा 144 लागू है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जिला प्रशासन से तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति लेगी। इन सब के बीच एक बात तो समझ में आ गई है, इस बार अधिकतर पार्टियां अयोध्या में भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही है। बस देखना होगा जीत के सत्ते का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। तो मिशन 2022 के तहत अब प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं। रायबरेली ही एक ऐसा जिला है जिसे कांग्रेस का आप गढ़ कह सकते हैं और इस गढ़ को और मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार मिल रही हैं। चुनाव पर मंथन जारी है, लेकिन सवाल ये कि जो पिछले काफी समय से पूछा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की किस्मत यूपी में, विशेष तौर पर यूपी में बदल पाएंगी। मां के घर पहुंची बेटी प्रियंका, फिर से बजा पाएंगी कांग्रेस का डंका। रायबरेली में 2 दिनों तक होगा मंथन, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का चिंतन मनन। लखनऊ में 3 दिन रहने के बाद अब प्रियंका गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रियंका गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रही हैं। कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ बैठकें भी कर रही है, रणनीतियां बना रही है, जिससे 22 के महासमर में कांग्रेस दूसरी पार्टियों को टक्कर दे सके। इन 2 दिनों में प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा बेहद खास रहने वाला है। आज रायबरेली में प्रियंका ने क्या किया? सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक, सुबह 11:15 बजे शहर कांग्रेस कमेटी वार्ड अध्यक्ष के साथ बैठक, दोपहर 12:15 बजे फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बैठक, दोपहर 12:45 बजे पीसीसी सदस्यों के साथ बैठक, दोपहर 2:30 बजे पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी के साथ बैठक, दोपहर 3 बजे जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक, दोपहर 3:30 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक, शाम 5 बजे आम नागरिकों से मुलाकात। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जोर शोर से जुट गई है।
कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर है। कांग्रेस और प्रियंका गांधी को ये बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हर कोई सबसे कमजोर आंक रहा है। शायद यही वजह है जिसके चलते कांग्रेस से कोई भी गठबंधन करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में उलटफेर करके दूसरी पार्टियों को सरप्राइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए चुनावी रणनीति, संगठन की स्थिति, संभावित उम्मीदवारों के नामों समेत कई मुद्दों पर लगातार बैठक करके प्रियंका गांधी अपने सिपाहियों को चुनावी मैदान में बहुत पहले से उतारना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जाहिर है यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल यूपी की आगामी चुनावी दंगल में शिवसेना भी शामिल हो रही है। शिवसेना की प्रांतीय कार्यकारिणी की अहम बैठक में यूपी की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। अब चर्चा है कि शिवसेना का चुनाव लड़ना यूपी में कितना असर डालेगा, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब शिवसेना भी यूपी में ताल ठोकने के लिए तैयार है। शिवसेना की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। शिवसेना प्रवक्ता के मुताबिक विधानसभा चुनाव में शिवसेना लोगों की आवाज बनेगी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना अपने योजना के मुताबिक सभी विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना की दस्तक, यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, शिवसेना प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला, हर विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त होगा समन्वयक। बता दें कि इससे पहले भी यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि पार्टी को किसी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 38 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन वह भी कोई सीट नहीं जीत पाई। इन सीटों पर AIMIM को केवल 2 लाख वोट मिले थे। हालांकि शिवसेना से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं महान दल के नाम से उभरी पार्टी के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा के साथ चुनावी बिगुल छेड़ दिया है। ये दल प्रदेश की 100 सीटों पर अपने असर की बात करता है। पिछले दिनों दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने पीलीभीत से पदयात्रा भी निकाली। इस दल का असर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जातियों पर बताया जाता है, जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। वह यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने संकल्प भागीदारी मोर्चे के जरिए यूपी फतह का प्लान बनाया है। उन्होंने हाल ही में दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी के अलावा शिवसेना, आम आदमी पार्टी भी उनके मोर्चे में शामिल होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत से भी उनकी बातचीत चल रही है। ये सभी मिलकर यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बनकर 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में उनके साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना और AIMIM के अलावा कई ऐसे छोटे दल भी हैं जिनका पिछले चुनावों में जीत का आंकड़ा बेशक कम रहा, लेकिन खेल बनाने और बिगाड़ने की सूरत में वे बड़ी पार्टियों के लिए सही साबित होते रहे हैं। इन दलों में अपना दल, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, जनवादी पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, अम्बेडकर क्रांति दल, आदर्श लोक दल, ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट, किसान पार्टी और मॉडरेट पार्टी जैसे दल शामिल हैं। यूपी में तमाम छोटी बड़ी जातियां या समुदाय हैं, ये सभी उस पर अपने असर का दावा करते रहे हैं। यूपी में छोटे दलों के जीत के आंकड़े पिछले चुनावों में बेशक कम रहे हैं, लेकिन खेल बनाने और बिगाड़ने की सूरत में वे बड़ी पार्टियों के लिए सही साबित होते रहे हैं। ऐसे में पहले से ही बीजेपी, सपा और बसपा अपने अपने गठजोड़ में लगी हुई है। हालांकि बसपा को छोड़कर यूपी के सभी बड़े दल इस बार छोटे दलों से ही गठजोड़ में जुटी हुई है। बड़ी पार्टियों का मानना है कि छोटे दलों के सहारे मिशन 2022 का लक्ष्य तय हो सकता है। बहरहाल बीजेपी का कोर वोटर हिंदू माना जाता है और शिवसेना हिंदूवादी पार्टी होने का दावा करती है। ऐसे में यूपी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही शिवसेना बीजेपी के वोट बैंक को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकती है। बीजेपी के पास है, अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय बीजेपी के पास है, तो शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दावा किया था कि अयोध्या कांड के जनक शिवसेना ही है। अब देखना होगा कि शिवसेना बीजेपी का हिंदू वोट बैंक कितना प्रभावित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो देश में कोरोना ने ऐसा तांडव मचाया कि कितनों को उनके अपनों से अलग कर दिया। कोरोना एक ऐसा वायरस जो देखते ही देखते पूरे देश को अपने कब्जे में लेता चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीएम योगी के इरादों के आगे कोरोना ने अब उत्तर प्रदेश में दम तोड़ दिया है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के साथ यूपी के 34 जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। यूपी में कोरोना तोड़ रहा दम, चुनौतियां अभी भी नहीं हुई है कम। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, 8 करोड़ 62 लाख लोगों ने कराया वैक्सीनेशन। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जीतता वही है जिसके इरादों में दम हो। ऐसा ही कुछ कर दिखाया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कोरोना जब अपना कहर यूपी में बरपा रहा था, तब से लेकर अब तक सीएम योगी ने कोरोना को मात देने और कोरोना के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए लगातार जमीन पे उतरकर काम किया है। सीएम योगी के ही प्रयासों का नतीजा है कि आज यूपी में न केवल कोरोना दम तोड़ रहा है, बल्कि कोरोना को मात देने के लिए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 14,88,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि सूबे में अब तक 8 करोड़ 62 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। अब तक 7 करोड़ 22 लाख 41,887 लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 46 लाख 47,108 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इसी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का ही नतीजा है कि आज यूपी के 34 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हैं और अन्य कुछ जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। जबकि पूरे यूपी की बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 184 है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 14 कोरोना मरीज ही मिले हैं। वहीं 19 मरीज रिकवर भी कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,17,870 सैंपल के टेस्ट भी किए गए हैं। अब तक प्रदेश में 7 करोड़ 47 लाख 13,276 कोविड सैंपल की जांच भी की जा चुकी है। हालांकि सरकार अभी भी कोरोना की चुनौती को कम नहीं मान रही है, जिससे निपटने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार का दावा है कि अस्पतालों में 555 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। इसमें 400 प्लांट शुरू किए जा चुके हैं। इनके संचालन के लिए ITI पास कर्मी भी तैनात किए जा रहे हैं। वहीं 56,000 से अधिक आइसोलेशन बेड, 18,000 ICU बेड, 6,700 पीकू नीकू बेड भी तैयार किए गए हैं। फिलहाल यूपी में कोरोना दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी सावधानियां पूरी तरह बरतनी जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की गति भले ही कमजोर नजर आ रही है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरी सतर्कता बरतनी होगी। अगर तीसरी लहर की बात की जाए तो इससे निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने जिस तरह कोरोना पर मजबूती के साथ पकड़ बनाई है, उससे न केवल प्रदेश में बल्कि देश के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि पीएम मोदी भी कोरोना को रोकने के लिए लगातार हर संभव कोशिश में लगे हैं। हालांकि कुछ अन्य प्रदेश अभी भी कोरोना की चपेट में हैं, जहां कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। तो ऐसे में सावधानियां अभी भी बरतनी जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो प्रयागराज में 3 नए ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 2 ब्लॉक फूलपुर संसदीय क्षेत्र और 1 इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में होगा। इस सिलसिले में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 700 ब्लॉक का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने विधिवत रूप से प्रचार का काम शुरू कर दिया। उनका अभिभाषण पूरी तरह से चुनावी आगाज से भरा नजर आया। उधर हरदोई में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की फैक्ट्री उनकी जो है वो नागपुर में है, वहीं से झूठ बोलना सिखाया जाता है, वहीं से लोगों को ट्रेनिंग देकर बताया जाता है कि झूठ को सच साबित कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता कि वह राम का युग नहीं है, यह विज्ञान का युग है। पता लग जाता क्षण भर में कहाँ की सड़क है, कहाँ की फैक्ट्री है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की इसकी ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है, वहीं से ट्रेनिंग दे करके लोगों को बताया जाता है कि क्या करना है। ये झूठ को सच साबित करने में लगे रहते हैं बराबर। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता है कि अब वो राम का युग नहीं है, ये विज्ञान का युग है। पता लग जाता है क्षण भर में कि कहाँ की सड़क है, कहाँ की फैक्ट्री है। जो इन्होंने आज अखबार में ऐड दिया है, सरकार की तरफ से ऐड छपा है, सड़क है बंगाल की जो गूगल बता रहा है, फैक्ट्री है अमेरिका की, विज्ञापन है यूपी से कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। जो सड़क बना रहे हैं अभी तो वो गड्ढा में ही तब्दील है। तो विदेशों से दूसरे स्टेटों का ये दिखा करके अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। उधर मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के शिमलापुरी निवासी मेजर मैंक बिश्नोई सोफिया में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद शहीद हो गए। अंतिम सलामी के लिए पार्थिव शरीर को मेरठ के सूरज कुंड पर लाया गया। इस दौरान नम आंखों से क्षेत्र के लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने विदाई दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी से मुठभेड़ में मैंक बिश्नोई ने शहादत की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।